हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट आपकी। यहाँ से डे 1 है आपका और इस वीडियो से हम लोग सारे उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके इंट्रोडक्शन में आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है, अब उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज मतलब कि आपसे बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये तो बहुत इजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो मुझे आता है, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो जाएगा। नहीं, आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों को एज ए इंट्रोडक्शन, हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हुए एक एक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंस की बात आती है, जहाँ एग्जाम्पल की बात आती है, सब चीज़ उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ईजी से ईजी शब्दों में आपकी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको हर चीज़ एकदम, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, ताकि कोई भी क्वेश्चन चाहे आपका वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आए या असर्शन रीजन में आए या आपका फंडामेंटल क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। ठीक है, कितना भी डीप से आए, आपका वो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज का डे 1 है, पहला लेक्चर है एज पर न्यू पैटर्न। मतलब जो एनटीए का पैटर्न बन रहा है वो काफ़ी आपका डीप में पूछा जा रहा है। मतलब अगर आपसे टीचिंग के बारे में पूछा जा रहा है तो टीचिंग से रिलेटेड बाकी चीज़ों को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें और पता भी होनी चाहिए। आप एक हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं ना, तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे फंडास क्लियर होते हैं तो ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो कहीं से भी आपके लिए लॉस नहीं होने वाला है, आपके लिए वीडियो पूरी तरह से कारगर होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं पूरा यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको कोशिश करूँगी कि पूरा चीज़ें जो है आपकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर रहे। साथ ही जो न्यू टॉपिक्स बनते हैं या कुछ नई चीज़ें जो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कहाँ से बन सकते हैं, वो भी मैं पूरा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं कि टीचिंग एज ए है क्या, टीचिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, मॉरिसन ने इसकी जो परिभाषा दी है, शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति तथा कम परिपक्व के मध्य आत्मीय और घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, मतलब एक अधिक परिपक्व मैच्योर और दूसरा लेस, तो मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच बात हो रही है, जिसमें कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको कम शब्दों में एक एज ए स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको देखते हैं, क्योंकि जब आपके ये क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी तरह से बनते हैं, इन्हीं चीज़ों को वहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, आप देखिए एनल गेज ने क्या कहा, इनका डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशन है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। हर जगह पे आपको देखिए व्यवहार क्षमता की बात कही गई है। ठीक है, बिहेवियर पोटेंशियल या बिहेवियर में चेंजेस है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये सारी चेंजेस हैं जो कि टीचिंग के द्वारा आते हैं। ठीक है, बाकी वे डेफिनेशन आप देखिए, M.K. गांधी ने क्या कहा, शिक्षण से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना है। साक्षरता शिक्षा का अंत या शुरुआत भी नहीं है। ठीक है, कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है कि एज की लिमिट होती है या कुछ भी होता है। फिर नेल्सन मंडेला जी ने कहा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप अपनी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। एक ये मोस्ट पावरफुल वेपन है विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए कुछ चीज़ों को हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। जैसे ज्ञान का अर्जन करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ज्ञान का तो प्राप्ति होती ही है आपको। समझ का विकास होता है, एक कम पढ़े लिखे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की बातों से ही पता लग जाता है कि उसको कितना नॉलेज है। ठीक है, वैचारिक, बौद्धिक और विषय विशिष्ट कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तो जैसे कि अब आप अपने भी जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब नेट के बाद आप पीएचडी करते हैं, तो सुपर मोस्ट हायर लेवल की डिग्री है, आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट में अपने महारत हासिल होती है, आपको सब्जेक्ट का स्किल पता हो जाता है ना। तो यही कह रहा है कि विषय विशिष्ट कौशल का विकास होता है,
वैचारिक और बौद्धिक क्षमता यहाँ विकसित होती है। फिर मूल्यों का विकास होता है, मतलब कम से कम आप पढ़े लिखे होकर कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो आपके नैतिक आचरण के विरुद्ध हो, है ना। तो यही होता है वैल्यूज़ का डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ होती है मूल्यों का विकास किस तरह से होता है। सामान्य रूप में कहें तो विद्यार्थी के व्यवहार और आचरण में परिवर्तन लाना। देखिए व्यवहार में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। जब हम टीचिंग करते हैं, लर्निंग प्रोसेस इसमें सीखते हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन आता ही है। और यही होता है टीचिंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में मॉडिफिकेशन, यही होता है टीचिंग का मतलब। छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना, जिसमें कार्यप्रणाली, आलोचनात्मक सोच, लेखन, रचनात्मकता, परिकल्पना, ये सारी शामिल हैं। मतलब जनरली रूप से अगर बात कहें, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज होता है, बिल्कुल होता है। समाज को एक सामाजिक एवं कुशल सदस्य प्रदान करना, है ना। तो मतलब आप एक क्या है, समाज के लिए भी, एक एनवायरनमेंट में भी अच्छा आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी एक रेपुटेशन है। तो एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी के रूप में, सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी के रूप में आप यहाँ पर काम करते हैं अगर आप शिक्षित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, शिक्षण के कुछ चर होते हैं। ये वेरिएबल्स आपने रिसर्च में भी पढ़ने हैं, ठीक है, आपने पढ़े भी होंगे अगर आपने पहले पेपर दिया है, कुछ तैयारी की है, और या आप नए एस्पिरेंट हैं तो अब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हम रिसर्च में भी पढ़ते हैं और यहाँ टीचिंग में भी पढ़ते हैं। और अब जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो ऐसे ही इंटीग्रेटेड फॉर्म में बन रहे हैं, मतलब टीचिंग का कम्युनिकेशन से संबंध बना के भी दे रहा है, या टीचिंग और रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ें ही पता होनी चाहिए। आप ऐसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये टीचिंग का है या रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। तो हम दोनों को ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर। चर मतलब जो वैरी करता हो, चलता हो, और वैरी करेगा माने उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे रिसर्च में हो चाहे यहाँ पर हो। तो अब इसी तरह से कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, तो इसमें होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब किसी पर डिपेंड होगा, है ना। आश्रित, किसी पे निर्भर करेगा, आश्रित होगा। तो पहला हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी का भी। मध्यस्थ चर क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो कि बीच के होते हैं। इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए स्वतंत्र चर क्या होता है, स्वतंत्र चर में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करेगा, जो टीचर है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच तरह से काम करेगा। वो छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन हो गया, शिक्षक हो गया, और जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, आश्रित चर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्योंकि छात्र को आश्रित चर की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में जो भी नियोजन है, व्यवस्था है या प्रेजेंटेशन है, उसी के अनुसार सक्रिय रूप से उसको कार्य करना पड़ता है। मतलब जैसा भी प्लानिंग टीचर ने बताया अपने अकॉर्डिंग क्लासरूम में उसको किस तरह से पढ़ाना है, उसका लेसन प्लान क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट को पढ़ना होगा। वहाँ पे स्टूडेंट का कोई ये नहीं होगा, उसको एक्टिव रहना पड़ेगा और उसी तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया वो आश्रित चर हो गया, मतलब वो टीचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है। हस्तक्षेप चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, यहाँ पर जो बीच के मध्यस्थ चर होते हैं, जो कि ये सारे प्रोसेस को, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, उसके बीच बीच में और कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इस शिक्षण प्रक्रिया को सहायक बनाने में आगे आते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, पाठ्य वस्तु क्या है, शिक्षण विधियाँ कौन सी यूज़ की गई हैं, और शिक्षण युक्तियाँ, डिवाइसेस कौन सी यूज़ की गई हैं, स्ट्रैटेजी, शिक्षण व्यू रचनाएं, ये सब चीज़ें क्या है आपके हस्तक्षेप चर वर्ग में आती हैं। जो ये सभी चर क्या है, शिक्षण क्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, और ये सारे ही जितने भी 3 वेरिएबल हैं, यही मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं हस्तक्षेप चर अगर ऐसे पूछा जाए, क्योंकि अब देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा, अब इसमें आपको अगर एक एग्जाम्पल दे देता है टीचर और इसमें जो है स्टूडेंट के बीच में, यहाँ पे मान लीजिए क्लासरूम में हो रहा है, क्लासरूम टीचिंग हो रही है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपका नहीं आपका क्लियर है, तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। क्योंकि आप जो NTA के द्वारा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ा इसको प्रॉब्लम कहिए या उसका अपना पैटर्न कहिए
कि अब वहाँ पे क्या है, लेंदी बनाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, मतलब लंबा होगा वो पैसेज, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो लंबा होगा, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है ना, एकदम टू द पॉइंट आपको नहीं होगा कि आपने फट से पढ़ लिया। तो इस चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे हर चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, इनके जो टीचिंग वेरिएबल्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, शिक्षण चरों के कार्य क्या हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, इसीलिए आज की स्लाइड में मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, जिससे कि अब जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, मैं 2018 से लेकर 2023 तक, अब जो अभी आपका जून का एग्ज़ाम हो चुका है, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपके करवाऊंगी और आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, मैंने जो यहाँ पे आपको पढ़ाया है उससे आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उस समय हम क्वेश्चन के समय भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है आपके ये 3 फंक्शंस होते हैं, टीचिंग वेरिएबल्स के 3 फंक्शंस हैं। उसमें कौन कौन से हैं, तो निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य, मूल्यांकन, मतलब डायग्नोस्टिक फंक्शन, पर्सपेक्टिव फंक्शन और फिर है आपका इवेल्युएटिव फंक्शन, ठीक है। तो अब निदानात्मक कार्य में क्या है, डायग्नोस करना। निदानात्मक कार्यों में शिक्षक, ये क्या था, हमारा स्वतंत्र चर के रूप में था, ये अधिक क्रियाशील रहता है, पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही ध्यान देता है। शिक्षक यहाँ पर इस बात को डायग्नोस करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है और क्या क्या आना चाहिए। तो मतलब क्योंकि यहाँ पर शिक्षक का मेन मोटो क्या है कि नया ज्ञान प्रदान किया जाए, तो उसको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि उन बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है। जो लर्नर्स हैं उनको पहले से क्या आता है या मुझे और किस लेवल तक जाके पढ़ाना है, ठीक। इसके लिए शिक्षक 3 प्रकार के कार्य करेगा। पहले तो वो डायग्नोस करता है कि छात्रों को क्या आता है और कहाँ कहाँ पर उसको कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये परीक्षाएं यहाँ पर, मतलब जो भी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इसमें ये सहायक सिद्ध होते हैं। पाठ्य वस्तुओं का विश्लेषण करके शिक्षक इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करता है कि छात्रों के लिए वो सरल हो जाए, है ना। तो वहाँ पर जो कुछ क्लिष्ट वर्ड होते हैं या कुछ ऐसे कठिन कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको वो ईजी बनाने की कोशिश करता है कि वो ईजी जो है, ईजी वे में बच्चे उसको पढ़ सकें, ठीक है। छात्रों के निदान किए पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ्य वस्तुओं को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना और उन्हें नया ज्ञान प्रदान करना। जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिलेट करके चीज़ों को बताई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और यही होती है आपकी डायग्नोस्टिक फंक्शन, जिसमें कि मेन फंक्शन इसका यही हुआ, निदान करना कि छात्र को आता क्या है और हमें पढ़ाना क्या है, ठीक है। चीज़ों को अब यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। अब उसके बाद उपचार कैसे किया जाएगा, निदान के माध्यम से ये होगा आपका उपचारात्मक प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। निदान के माध्यम से अब जो भी लक्षण आए, स्तर आए या कमियां शिक्षक को पता हुई, उन पर नियंत्रण रखने तथा उनका उपचार करने का कार्य भी शिक्षक का है। तो जो अच्छे शिक्षक हैं, उपचार करने के लिए अनेक युक्तियों को, स्ट्रैटेजीज और विधियों, मेथड्स का प्रयोग करके छात्रों की पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टीचिंग को करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उपचारात्मक कार्यों के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए, क्लासरूम में आने के पहले कोई भी टीचर अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाता है ना, तो उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए यही चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, इनके द्वारा कौन कौन से फंक्शन किए गए, तो निदान मतलब निदान किया गया, फिर उपचारात्मक, फिर मूल्यांकन कार्य आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर जाके मतलब शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करा जाता है टीचर के द्वारा और छात्रों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। तो उपचारात्मक क्रियाओं के भी 2 प्रमुख तत्व होते हैं, शिक्षण कौशल का उपयोग करना, टीचिंग स्किल्स, और फीडबैक का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं भी आपसे कहती हूँ कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। आप अपने, कई लोग बताते भी हैं कि मैम अब ये बताइए, ये चीज़ मुझे, ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो ये फीडबैक होता है कि मैम आपका समझाया वो समझ में आया या नहीं समझ में आया, जो भी बात है। तो इस तरह से ये फीडबैक होता है और ये ज़रूरी होता है टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए भी, ठीक है। तो फीडबैक की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। तो उपचारात्मक क्रियाओं में शिक्षक सक्रिय रूप से कार्य करता है और आवश्यकता अनुसार छात्रों से भी वो सहायता लेता है। छात्रों से सहायता इसी तरह से लेगा फीडबैक के द्वारा, है ना। फीडबैक के द्वारा ही तो पता लगता है, जैसे आपने बोला, पूछा भी जाता है ना, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो वो फीडबैक ही होता है कि आप बताइए सही चीज़ है, आप तक जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो चीज़ पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर ये कार्य कक्षा के लिए किया जाता है, क्लासरूम में किया जाता है उपचारात्मक कार्य, जिसको प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस कहते हैं, ठीक।
नेक्स्ट है आपका इवेल्युएशन फंक्शन। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य उपचारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता के विषय में जानना है। अब यहाँ पर जो भी रेमेडीज हुई, जो भी उपचार हुआ, उसका यहाँ पर इवेल्यूशन किया जाता है। इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ या नहीं, और यदि हुआ है तो किस सीमा तक। ठीक है, तो ये मूल्यांकन क्या हुआ, ये लास्ट स्टेज हो जाती है, जबकि हमको अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के ही द्वारा होता है। उद्देश्य, मूल्यांकन उद्देश्यों पर निर्भर रहता है। ये शिक्षक को बताता है कि उसके द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए, और ये हमें कहाँ से पता लगेगा, इवेल्युएशन के द्वारा। ठीक है, तो इवेल्युएशन के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं और परीक्षणों का निर्माण करते हैं। तो इवेल्युएशन, ये टॉपिक भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में है, जिससे कि क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आपके भी पूछे गए हैं, जिसमें कि फॉर्मेटिव, समेटिव और आपके इस तरह से जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है, और अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बहुत तरह के टेस्ट हैं जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन इन्हीं टेस्ट के द्वारा, क्विजेस के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, इस तरह से हम इवेल्युएशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवेल्युएशन फंक्शन। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जो कि टीचिंग के प्रोसेस में हमेशा यूज़ किए जाते हैं। उनमें क्या क्या है, तो देखिए, डिफरेंस इन टीचिंग, टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, कंडीशनिंग क्या है, एंड ट्रेनिंग क्या है। ठीक है, ये सारे चीज़ हम टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन तथ्यों को यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टीचिंग क्या है। शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वय है, जिसका शिक्षक एक योजनाबद्ध तरीके से छात्रों से पारस्परिक क्रियाओं द्वारा उनके ज्ञान एवं व्यवहार में लाता है। तो शिक्षण में आप क्या करते हैं, कई तरह की टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। इसीलिए कहा है कि जो है ये कोऑर्डिनेशन ऑफ ए सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्रियाओं का समन्वय कहा गया है, जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसका फाइनली एम क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में यहाँ पे सफलता का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से ये ट्राइपोलर होता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइपोलर में आपका चीज़ें वही आती हैं, जैसे कि आपका छात्र मतलब स्टूडेंट हो गया। देखिए, जब द्विध्रुवी कहा जाए तो उसमें टीचर और लर्नर आते हैं। जब ट्राइपोलर की बात होती है तो यहाँ पर टीचर, लर्नर और पाठ्यक्रम, ठीक है, 3 चीज़ें आपकी आती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीचिंग क्या होती है, इसको हमने समझा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन। अनुदेशन मतलब इसका मीनिंग होता है निर्देश देना या सूचना प्रदान करना। कक्षा शिक्षण के मध्य शिक्षक छात्रों को कई प्रकार के निर्देश देकर ज्ञानात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, जिसे हम अनुदेशन कहते हैं। जैसे अभी मैं बोलती हूँ कि आप लोग नोट करते चला करिए, है ना, नोट्स बनाते अपने चलिए, की पॉइंट्स के रूप में अपने नोट्स बनाते चलिए। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ये क्लासरूम में होता है। तो अनुदेशन केवल छात्रों के ज्ञान का स्मृति स्तर तक ही प्रभावित करता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता है। ठीक है, तो ये ज्ञानात्मक ही रहता है। यहाँ पर अनुदेशन में शिक्षण सामग्री को अधिक महत्व दिया जाता है और इसमें शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है तथा ये एक संकुचित प्रत्यय होता है। मतलब इंस्ट्रक्शन टीचर ने तो दे दिया, मैंने तो दे दिया, अब आप कितना करते हैं ये आपकी मर्जी पर है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक तो क्रियाशील रहता है और ये क्या है, ये यहाँ पर संकुचित प्रत्यय, नैरो आइडिया है, शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग मात्र है। पूरी टीचिंग प्रोसेस इस पर ही डिपेंड नहीं होती है कि इंस्ट्रक्शन दे दिया और काम हो गया। ये यहाँ पर टीचर की तो एक्टिविटी दिखाई देती है, लेकिन लर्नर की है नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं जो है एकदम से ये रहती है कि हाँ होगा ही, 100% श्योर नहीं रहता है कि स्टूडेंट वास्तव में ऐसा करेगा। तो इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना या सूचना प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो जाता है अनुदेशन, यही होता है। यहाँ पर खाली जो है ज्ञान पे स्मृति स्तर तक ही प्रभावित किया जाता है। यहाँ व्यवहार में परिवर्तन से कोई बात नहीं होती है, क्योंकि इसके स्किल को कुछ नहीं बढ़ाया जाता है, खाली एक आज्ञा, अनुदेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है, यह आपका इसमें मनोविज्ञान शब्द से आया है।
साइकोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं कि कंडीशनिंग, जिसमें आपने यहाँ पर जैसे कि लर्निंग थ्योरी में आपने पढ़ा पावलोव की कंडीशनिंग, है ना, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टिमुलस एस तथा रिएक्शन रिस्पॉन्स आर के मध्य संबंध के बारे में बात की जाती है। अब स्टिमुलस क्या होता है, लर्निंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर किसी भी घटना, वस्तु या स्थिति को यहाँ पर रेफर किया जाता है जो कि किसी जो लर्नर है ये इसी की प्रतिक्रिया को करवाता है या प्राप्त करता है। तो स्टिमुलस है मतलब जो कि प्रतिक्रिया को घटा बढ़ा देता है, ठीक है, मतलब इंद्रियों को प्रभावित करता है। जैसे कि अब इसमें दो तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल में क्या होगा, ये लर्नर को अंदर से मोटिवेट करेगा कि यहाँ पर आप सीखने के लिए प्रेरित हो। तो इस तरह में शारीरिक या मानसिक वो प्रभावित हो सकता है, जैसे कि फीलिंग्स, कोई विचार, कोई ऐसी मेमोरीज, ठीक है, मोटिवेशन या इस तरह की कॉग्निटिव कोई भी प्रोसेस है, तो दिमाग के द्वारा वो मतलब खुद से फील करे कि मुझे करना है, मुझे सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंदर से, है ना, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, ये हो गया आपका इंटरनल स्टिमुलस, स्टिमुली, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, जो जीव के बाहर के वातावरण से उत्पन्न होता है। इसमें कोई इमेज हो सकती है, कोई पिक्चर, कोई साउंड, है ना, कोई स्मेल, टेस्ट या टच। तो ये आपका एक्सटर्नल होता है, जो बाहरी गतिविधियाँ होती हैं इनके द्वारा वो जितना भी मोटिवेट होता है और सीखने का प्रयास करता है। जैसे कि पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी में वहाँ पर क्या था, घंटी की आवाज़ सुनकर उन्होंने डॉग पे किया था, तो वो क्या था कि जो कुत्ता था घंटी की आवाज़ से लार टपकाना शुरू करता था, है ना। तो यही होता है कि इसमें कोई भी साउंड हो सकता है और कोई भी ऐसा बाहरी स्टिमुलस हो सकता है जिसके द्वारा वो लर्निंग को अपने सीखने की कोशिश करता है या कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी स्टिमुलस। तो यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में संबंध में बात की जाती है और शिक्षा में इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम किसी संप्रत्यय के अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है कि ये जानवरों पे किया गया परीक्षण में इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स का यूज़ हुआ था। वही है कि जो लर्निंग थ्योरीज में हम पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक की, पावलोव की, है ना, स्किनर की, तो ये सारी क्या थी, लर्निंग थ्योरीज थी जिसमें एसआर की बात की जाती है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की बात, अभ्यास कार्य को यहाँ पर महत्व दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिस वर्क जो कराया जाता है वहीं पर ये कंडीशनिंग का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका मेनली लर्निंग थ्योरी से वर्ड आया है जिसको जो कि साइको में यूज़ किया गया, ठीक है। तो और टीचिंग में भी इसका यही मतलब हुआ कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर अब बाहरी में क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपने यहाँ पर स्टूडेंट से कहा कि अगर तुमने टॉप किया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पर ये प्राइज़ दूंगा, ये गिफ्ट दूंगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसको ये बाहरी मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। और अंदर क्या है, अंदरूनी मतलब इंटरनल क्या होता है, जैसे कि आप अभी क्या है, खुद से अपने लिए मोटिवेटेड हो कि मुझे नेट जेआरएफ करना है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रलोभन की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं अपने द्वारा सेल्फ जो है यहाँ पर इसको लेकर अपने रिस्पॉन्सिबल हो कि मुझे यहाँ पर करना है, सीखना है, ठीक है। तो यही हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल। ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ट्रेनिंग। आप देखिए ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को किसी कार्य विशेष में दक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो है साइकोमोटर वर्क पे यहाँ पर ध्यान जाएगा, मस्कुलर स्किल्स, ठीक है, मांसपेशियों के कौशल के विकास पे बल दिया जाता है। ट्रेनिंग मतलब किसी भी स्किल में आपको महारत हासिल करना, ट्रेन करना। तो प्रशिक्षण का एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की क्षमताओं, उत्पादकता तथा प्रदर्शन में वृद्धि करना होता है, मतलब किसी कार्य को शीघ्रता के साथ करने की क्षमता में वृद्धि, ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग आपकी होती है तो ये चीज़ होती है आपकी ट्रेनिंग में, मतलब कि इस तरह से आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जो ट्रेंड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो स्किल्स है उसको और बढ़ाया जाता है, एनहांस किया जाता है। आपको टीचिंग की एक एक बारीकियाँ सिखाई जाती हैं, है ना, तभी तो एक आप परफेक्ट टीचर के रूप में उभर के आते हो। तो यही चीज़ हो जाती है ट्रेनिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षण की जो प्रकृति और विशेषताएं, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इसमें देखिए शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब क्या हुआ, टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस, क्योंकि कोई भी जो शिक्षण है समाज के भीतर समाज द्वारा संचालित और संगठित प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आप टीचिंग
फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप में अगर हम कहें, स्कूल में सीखते हैं तो स्कूल विद्यालय भी क्या है, समाज का ही तो अंग है। तो वहाँ पर समाज और शामिल सदस्यों के विचार, उद्देश्य, कार्य प्रणाली, संगठन, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको क्या है यहाँ पर जो है टीचिंग, मतलब टीचिंग में आपको यहाँ पर महत्ता प्रदान करती हैं, मतलब यहाँ पर आगे इसको प्रोसेस को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो यही हो गया कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस, जटिल सामाजिक प्रक्रिया है जो कि समाज के ही अंदर होती है, अब वो चाहे विद्यालय में हो या आपके घर से ही प्रारंभ हो। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल की भी बात हो जाती है कि शिक्षण कहीं पर भी दिया जा सकता है, कहीं पर भी सीखा जा सकता है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो मतलब यहाँ पर देखिए सिल्वरमैन ने लिखा है कि शिक्षण औषधि विज्ञान के प्रक्रिया पक्ष की तरह कला है, व्यवहार उपयोग की तरह कला है, क्योंकि इसमें प्रतिभा और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का उपयोग किया जाता है। तो आर्ट में क्या होता है कि इनोवेशन, आपकी जो स्किल है और इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, इसका यूज़ किया जाता है। और साइंस से क्या मतलब होता है, इसमें ऐसी टेक्निक, तरीके और स्किल्स का प्रयोग होता है जिससे क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना, वर्णन करना और सुधार लाना संभव होना है। ठीक है, तो आर्ट और साइंस की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। तो यही कहा गया है कि आर्ट और साइंस दोनों ही है। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। ठीक है, तो व्यावसायिक क्रिया ऐसे है कि यहाँ पर व्यावसायिक क्रियाओं से संबंध मतलब अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की प्रगति और विकास में सहायता मिलती है। जो भी टीचर सिखा रहा है उससे लर्नर्स कितना सीखेगा, उसका रिजल्ट जो आएगा, इसीलिए इसको कहा गया टीचिंग इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। वही चीज़ कि विद्यार्थी कुछ सीख सकें, इसके लिए अध्यापक जो भी परिश्रम करता है, शिक्षण उसी का परिणाम कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित। इसके आगे देखिए, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। अब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ वेरिड एक्शंस। तो इसमें कई तरह के भौतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पाठ्य सामग्री हो गई, पाठ्य विधियाँ हो गई, शिक्षण साधन हो गए, इनके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक संगठन का रूप धारण करती हैं और इसी के द्वारा शिक्षण क्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, संपन्न कराया जाता है। ठीक है, तो यही हो जाता है भौतिक और सामाजिक वातावरण। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। बिल्कुल, जहाँ यहाँ पर जो अध्यापक है ये यहाँ पर शिक्षार्थियों के व्यवहार परिवर्तन में क्या परिवर्तन आया है उसका यहाँ पर विश्लेषण करता है और मूल्यांकन वैज्ञानिक ढंग से करता है। तो इसी को कहा कि वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया था, क्योंकि इसके लिए मूल्यांकन जो है वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक विधियों का यूज़ किया जाता है। और बाकायदा यहाँ पर क्या होता है कि किया हुआ विश्लेषण और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया परिवर्तन और सुधार लाने के लिए पर्याप्त यहाँ पर फीडबैक प्रदान कर सकता है। मतलब फीडबैक कैसा मिला यह हमको रिजल्ट से पता लगता है कि किस तरह का रिजल्ट टीचर के लिए आया, टीचर ने जितना पढ़ाया था उतना बच्चों ने ग्रैप किया, नहीं किया, उनके व्यवहार में परिवर्तन कितना आया, ये सारी चीज़ें हमको अवलोकन और विश्लेषण के द्वारा पता लगती हैं। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य रहता है, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन के बिना यहाँ पर नई चीज़ अपनी हम कह पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये शिक्षण के और टीचर और लर्नर के बीच में यहाँ पे चलता रहता है। ये एक पारस्परिक अंतरक्रिया है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है। तो बिल्कुल इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट के लिए गाइड का काम करता है और उसके जो है प्रोग्रेस के लिए हमेशा आगे को बढ़ता है और अपना ईजी से ईजी चीज़ें उसको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षण एक पारस्परिक अंतरक्रिया होती है। ठीक है, और शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। मतलब कक्षा के किन्हीं भी निश्चित पीरियड में अगर खाली उतनी ही पढ़ाई हो रही है तो इसको ही नहीं टीचिंग कहा जाएगा। टीचिंग मतलब विविध रूपों से मतलब है आपका ये औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक हो रहा है, निर्देशात्मक, अनुदेशात्मक प्रशिक्षण भी हो रहा है, यहाँ पे रिमेडियल टीचिंग भी हो रही है, कंडीशनिंग भी हो रही है, इंडोक्ट्रिनेशन भी हो रहा है, प्रतिपादन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सब कुछ यहाँ पर होती हैं। मतलब विविध रूपों से यहाँ पर मतलब यही हुआ कि फॉर्मल इनफॉर्मल से मतलब क्या है। फॉर्मल तो वो होता है जैसे कि आप जब एक निश्चित जगह मतलब
कोई भी एक निश्चित जगह हो, निश्चित व्यक्ति हो, कोई उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होता है, मतलब ऐसी जगह जैसे कि विद्यालय, लाइब्रेरी, यहाँ पर एक निश्चित समय होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो ये चीज़ आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मल एजेंसीज, है ना। तो 3 तरह की होती हैं, जिसमें कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल होती हैं, ठीक है, जिसको हम औपचारिक साधन कहते हैं। औपचारिक में आपका स्कूल आ जाता है सबसे पहला, ठीक है, जहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, आपका एडमिशन कराना पड़ता है, टेस्ट होता है, फिर जाके एडमिशन होता है, फीस जमा करनी पड़ती है, आपको यूनिफॉर्म में जाना है ना, ये सारी चीज़ें फॉर्मल में आती हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे कि परिवार, खेल समुदाय, समाज, टीवी और रेडियो के द्वारा हम जो भी यहाँ पर नॉलेज लेते हैं, तो ये सब टीचिंग का ही जो है रूप होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से टीचिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपका ये इनफॉर्मल हो जाता है, यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को करते हैं। परिवार है, हमेशा ही हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना। बच्चे की सबसे पहली गुरु कौन है, उसकी माँ ही होती है, तो बच्चा घर से ही सीखना शुरू करता है। तो परिवार क्या हुआ, एक इनफॉर्मल एजेंसी है, मतलब अनौपचारिक। नॉन फॉर्मल क्या है, निरौपचारिक। यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, छात्र निश्चित होते हैं, कोई एज का वो नहीं होता है, और शिक्षा देने और ग्रहण करने के बीच मतलब कोई ऐसा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इस तरह से निश्चित और पूर्व नियोजित होती है, मतलब इसमें कुछ क्वालिटीज़ आपकी क्या होती है, फॉर्मल की होती है, कुछ इनफॉर्मल की होती है, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा, करेस्पॉन्डेंस कोर्स, ठीक है, पत्राचार, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, आपकी ये आती है नॉन फॉर्मल निरौपचारिक शिक्षा में। तो यही कह रहा है कि शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, रेमेडियल टीचिंग हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके ये रूप होते हैं, कई तरह के इसके रूप हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है, जैसे कि यहाँ पर इन 2 के नाम दिए, जंगीरा और अजित सिंह। इनके अनुसार शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों को प्रयोग किया जाता है, जिनके आधार पर निश्चित निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स का प्रयोग किया जाता है, और यही सारी चीज़ें मिलके हमको टीचिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देती हैं, और व्यवहार में परिवर्तन लाना ही इसका मेन मोट्टो होता है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में इतनी सारी चीज़ें आपकी हो गई कवर, आपके बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह से हम लोग डे बाय डे अपनी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। साथ ही PYQs भी यहाँ पर हम करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।